नमस्कार, मैं निशान चतुर्वेदी आप सबके साथ जुड़ा हूँ कुछ गंभीर विषयों के साथ। अगर हम कुछ साल की बात करें तो लगातार उतार चढ़ाव देखे हैं हमारे हिंदुस्तान में। राजनीतिक गतिविधियों की बात कर ली जाए या फिर प्राकृतिक आपदाओं की बात कर ली जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका क्या असर पड़ा है, इस बात पर आज हम प्रकाश डालेंगे। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सीधे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्यटकों की संख्या में आने में वृद्धि हुई है कि कमी आई है, इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्यटन क्षेत्र में शोध छात्र सुशांत कुमार कुशवाहा जी जुड़े हैं। हम उनसे पूरी इस पर चर्चा करेंगे। भैया ये बताइए कि जिस तरीके से हमारा देश में लगातार कई वर्षों से पर्यटक आते रहे हैं, लेकिन इन पिछले सालों में बड़ा उतार चढ़ाव आया है देश में, उसका असर कितना पड़ा है? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और देखिए, ऐसा है कि उतार चढ़ाव तो किसी भी देश का एक हिस्सा होते हैं, किसी भी, चाहे वो आप पर्यटन क्षेत्र में देखें चाहे किसी भी क्षेत्र में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक शोध छात्र हूँ पर्यटन क्षेत्र से और भारत का नागरिक भी हूँ। तो मैंने इसी दौरान कई मतलब विदेशों की यात्रा भी की और फिर अपने देश में कई जगह हमने घूमा भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और दिन ब दिन यहाँ पर टूरिज़्म में इजाफा ही हो रहा है। इसमें कोई घटने वाली कोई स्थिति तो ऐसे दिखने में तो नहीं आ रही है। और यहाँ पर जो टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन लेवल है और जो टूरिस्ट का इनफ्लो है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या गवर्नमेंट की तरफ से जो पहल हुई है टूरिस्ट को, उनको यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए, उनको लुभाने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं इस चीज़ को यहाँ स्वच्छ भारत मिशन से कनेक्ट इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो फॉरेनर्स आते थे, जब हम उनसे बहुत खुश होकर पूछा करते थे कि आपको हमारे यहाँ कैसा लगता है, तो जाहिर सी बात है कोई फॉरेनर कभी कोई निगेटिव बात तो नहीं बोलते, लेकिन वो जानते थे कि यहाँ गंदगी इतनी है कि उनका रहना दुश्वार हो जाता था। लेकिन जब से यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन का फिर से, जब महात्मा गांधी कह लीजिए, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए, फिर से एक पहल उन्होंने लिया है, तब से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर के जो जागरूकता फैली है। आप जाकर बनारस के घाटों पे देख लें या बनारस की गलियों में देख लें, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जिससे यहाँ पर पर्यटक इतने खुश हो जाते हैं कि अब वो गलियों में भी फ्री फ्लो घूमना शुरू कर दिया है और हेरिटेज वॉकिंग यहाँ शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ के जो गाइड हैं, जो बाकी जो बेरोज़गार युवक थे लेकिन जिनको जानकारियाँ थी यहाँ के बनारस की गलियों के बारे में, उनको भी रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। उसके लिए किसी लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बस नॉलेज होनी चाहिए और एक दिन का वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये कि स्वच्छ सफाई की वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अब गंदगी नहीं है। और सफाई क्यों हुई, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अपने जो हमारी गवर्नमेंट और यहाँ के लोगों की जो जागरूकता थी उसकी वजह से। जी भैया, जैसा कि आपने कहा कि केंद्र सरकार का पहल भी बहुत अच्छा है। जैसे बात कर लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस का भी कार्यक्रम जो हुआ वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और भारत जो भैया एक ऐसा देश है जिसने सबकी संस्कृति और विरासत को संजोया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से ऐसे सुधार हों और कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है इस क्षेत्र में, कि वो अगर उस पर और अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाए तो इसमें और ज़्यादा इजाफा होगा पर्यटकों की संख्या में। देखिए, मैं जैसा आपने कहा कि और भी यहाँ पे बहुत सारे क्या सुधार किए जा सकते हैं या फिर जो कभी किए गए, तो मैं आपकी इन बातों को मैं दो हिस्सों में बताना चाहूँगा। पहला हिस्सा कि जो किए जा चुके हैं। अप्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया, या फिर पिछले साल जो कुंभ का एक जो वृहद स्तर पे मनाया गया, आपने देखा ही होगा कि एक पर्टिकुलर डेट पे 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया था। उतने लोग को मैनेज करना एक शहर में, उनके आने जाना, रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ों को फ्री फ्लो में मैनेज करना, ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट रही है हमारे देश की। दूसरी बात की केवल अप्रवासी भारतीय दिवस ही नहीं, पर्यटन पर्व भी यहाँ मनाया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट करता हूँ क्योंकि मैं उसका हिस्सा रहा हूँ उस पर्यटन पर्व का। उसमें हमने एक चीज़ देखा कि विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को मनाया जाता है, केवल उसी दिन फॉर्मेलिटी करके उसको सेलिब्रेट करके नहीं छोड़ दिया गया। पूरे 15 दिन का एक सेलिब्रेशन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, जिसमें फिर यहाँ के लोकल जो गाइड्स थे और जो लोकल जो स्टेक होल्डर थे, उनको इकट्ठा करके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऑफिसर्स के साथ कुशीनगर और बाकी जगह के जो कम वो टूरिज़्म अफेक्टेड एरिया हैं, वहाँ पर भेजा ताकि वो जाके वहाँ देखें कि वहाँ पर टूरिज़्म का स्कोप क्या है। तो गवर्नमेंट ने ये पहल करना भी शुरू कर दिया है। अप्रवासी भारतीय दिवस, पर्यटन पर्व मनाना, ये एक नया पहल है। और नया पहल क्या किया जा सकता है
देखिए, कभी भी अपने घर में सुधार करना हो तो पहले कहते हैं अपने उस पड़ोसी को ज़रूर देखिए जो आपसे थोड़ा-सा हाई है, थोड़ा-सा इस किसी मामले में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ासकर यूरोपियंस या यूरोप पूरा हमसे टूरिज़्म में बहुत आगे है। तो उनसे हमें कहते हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैं अपना एक छोटा-सा एक्सपीरियंस बताऊँ कि मेरा जाना हुआ था चेक रिपब्लिक प्राग में। प्राग जो है उसकी राजधानी है, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ देखा कि वहाँ पे कि जो टूरिज़्म को लेकर के वो बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। हर चौराहे पे, हर एक त्रिमोहनी पे, एक मार्केट स्क्वायर पे वहाँ पर वो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर उन्होंने बना कर रखा हुआ है और हर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से आप वहाँ पर सर्विसेज बुक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कोई अगर कहते हैं अगर टूरिस्ट है और वो अगर उसको ये कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, पर्टिकुलर किसी ट्रैवल एजेंट या एजेंसी के पास जाना होगा, लेकिन वहाँ पर डायरेक्टली एक स्टॉल लगे होते हैं जहाँ पर आप जाकर के एक पैम्पलेट या ब्रोशर ले सकते हैं कि शहर में कहाँ आप घूम सकते हैं। फिर उसके रेट्स भी दिए होते हैं, कहते हैं कि आप बाई हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर, बाई बस या बाई वॉकिंग या बाई कार या बाई साइकिल कहाँ से कैसे हायर कर सकते हैं और कितना रेंट लगेगा और कहाँ आप घूम सकते हैं। उनकी सुविधाओं का ध्यान दिया उनकी जाता है। सुविधाओं का ध्यान दिया। जी बिल्कुल सही। भैया बनारस की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी और सालों साल से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। बनारस में भी अगर हम पिछले 2014 से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है पर्यटकों की संख्या में। अब बनारस के सामने अब बनारस ऐसा क्या करे जिससे और भी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए, खासतौर बनारस? देखिए, दुनिया की प्राचीनतम नगरी है, ये बात मानने वाली है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहते कि बनारस अपने आप में एक जीता जागता संसार है बिल्कुल। और यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, आप उनसे जब पूछें कि आप यहाँ से वापस जाना चाहते हैं तो वो कहेंगे पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ कुछ ऐसा खींच रहा है जो हमको यहाँ से वापस जाने से रोकता है। महादेव का आशीर्वाद है इस शहर पे, उनके त्रिशूल की नोक पे टिका हुआ है ये। लेकिन अब क्या है कि चूँकि जो एक आइटनरी एज अ टूरिज़्म फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक टूरिज़्म का छात्र भी हूँ, तो इसमें कहते हैं हमारे गुरुजी ने जो हमें जो नॉलेज दिया है, जो बताया है, तो उसमें जो हम एक आइटनरी जो फॉलो करते हैं कि सारनाथ घुमाए, कुछ मंदिर घुमाए और बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कराया, अभिषेक कराया, फिर वो वापस चले गए। अब इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली रहा कि मेरा सामना कहते हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से डॉक्टर राणा पीबी सिंह सर के साथ हुआ और उनके साथ मुझे बनारस के उन क्षेत्रों में जाने का मौका मिला, उनको समझने का जो अभी तक एज अ टूरिस्ट या यहाँ के रहने के उपरांत भी मैं यहाँ का वासी भी हूँ, तो मुझे उतना ज्ञान नहीं था उसका। जैसे यहाँ पर एक कर्दमेश्वर मंदिर है, वो मतलब बनारस का या फिर कहे कि नॉर्दर्न इंडिया का इकलौता कहते हैं ऐसा मंदिर है जहाँ पर आज भी पूजा होती है। वो 6ठी शताब्दी से लेकर आज तक उसमें कहते हैं वो पूजा कहते हैं बाकी रिचुअल्स आज भी परफॉर्म किए जाते हैं जी। और वो बनारस का सबसे पुराना मंदिर है कर्दमेश्वर महादेव का। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, हमें समय दिया। तो वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भव के सिद्धांत पर हमारा हिंदुस्तान चलता है और उम्मीद करेंगे कि पर्यटकों की संख्या में इजाफा होते चला जाए। जो कमियां हैं बिल्कुल सभी नागरिक मिल के सुधारेंगे। फिर से भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।